हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 का जो ये बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार कर ले रहे हैं तो आने वाले जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं आपको उसमें बहुत ही सारी काम देंगी। बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने यह प्रश्न हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस प्रश्न को ढूंढ करके आपके लिए लेके आया, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए ये यहाँ पे प्रकाश के गुणों की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो प्रकाश की गुण है वो कैसी होती है। वो टेढ़ी चलती है, ये किसी भी दिशा में चल सकती है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो प्रकाश होती है, मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो डाला, उसमें मैंने आप लोग को बताया है कि जो प्रकाश होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कभी भी वो टेढ़ी रेखा में मुड़ती नहीं है। बिना किसी अवरोध के या बिना अपने माध्यम को बदले वो प्रकाश जो होता है अपने मार्ग को मोड़ती नहीं है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। ये सारे इसके प्रकाश के गुणों में से आता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। दूसरा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब होता है कि सबसे कम किस में होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो प्रकाश होती है ना, जो प्रकाश सबसे तेज जो चलती है वो निर्वात में सबसे तेज चलती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका जो वेग होता है वायु में निर्वात से थोड़ा सा कम हो जाता है। निर्वात और वायु में लगभग में वो क्या होता है बाबू, समान ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर वायु से भी कम चलती है जल में। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे तेज चलती है निर्वात में, उससे थोड़ा सा धीमा चलती है वायु में, फिर उससे भी धीमा चलती है बाबू जल में, और सबसे कम चलती है बाबू कांच में। तो यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम यानी सबसे किस में चलती है बाबू, तो कांच में चलती है। सबसे निर्वात में सबसे तेज होता है, वायु में सब उससे कम होता है, जो द्रव होता है उसमें और कम होता है, और ठोस में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल, ठीक है ना। उसके बाद आता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। चालक मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है ना। तो चालक के सामने देखते हैं वहाँ पे उसके एक दर्पण लगा होता है। वो कौन सा दर्पण होता है, ये कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण यहाँ पे लगा रहता है। देखिए तो उसको जो सामने एक दर्पण जो लगा रहता है वो ऐसा दर्पण होता है जिसका जो क्षेत्रफल होता है, जो प्रतिबिंब दिखाने का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। और ऐसा केवल एक ही दर्पण कर सकता है, वो है उत्तल दर्पण। ना वहाँ पे समतल दर्पण होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब जो होती है इसमें प्रतिबिंब बनती है वस्तु के बराबर ही बनती है। और इसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है बाबू, ये इसके कंडीशन के हिसाब से कि वस्तु कहां पर रखी गई है, ठीक है ना। लेकिन वही उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे ये लेंस की बात, लेंस नहीं लगा रहता है उसमें केवल दर्पण लगा रहता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है बाबू, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट का मतलब ये होता है जो आपका जो ऐसे करके गाड़ी होती है ना, ऐसे करके वहाँ पे जो गाड़ी होती है, ये गाड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बल्ब लगे होते हैं, बल्ब, ठीक है ना, उनको बोला जाता है हेडलाइट। और कह रहा है हेडलाइट में कौन सा क्या नाम है, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो बाबू देखिए हेडलाइट में पहली बात तो लेंस का प्रयोग होता नहीं है, वहाँ पे दर्पण का प्रयोग होता है, और दर्पण का प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है बाबू, ठीक है ना। और उसमें जो आपका लाइट लगा होता है उस अवतल दर्पण के यहाँ पे फोकस बिंदु पर रखा रहता है, जिसके कारण जितने भी प्रकाश किरणें हो वो एक जगह दूरी पे समांतर रूप से निकले और ये एक जगह इकट्ठा हो सके, जिससे हमको अच्छे से रोशनी प्राप्त हो सके। तो मोटर हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू, ठीक है ना। दूसरा चीज, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा, देखिए समतल दर्पण जो होता है इसका जो प्रतिबिंब बनता है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाती है, चूंकि ये पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है तो फौरन ये दूसरी मुड़ जाती है, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में वापस चली जाती है। लेकिन दूसरी प्रकाश किरण जो आती है ऐसे होकर जाती है, ठीक है ना, यहाँ से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है। इन दोनों किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें मिलती नहीं है, ये मिलती
मिलती हुई प्रतीत होती है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक एक आभासी। जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उनको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब किरणें क्या नाम है मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम आभासी किरणें कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों किरणें मिल नहीं रही हैं बाबू, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका काल्पनिक। आभासी को हम एक और नाम से जानते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब के भी नाम से जानते हैं, तो ये काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा काल्पनिक, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेंस का जो डायोप्टर, लेंस का जो क्षमता होता है वो कितना होता है बाबू, क्या उस लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक होता है, SI मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर होता है। देखिए जो डायोप्टर होता है क्षमता डायोप्टर में तो नापा जाता है, लेकिन जो उत्तल लेंस के देखिए इसमें भी कंडीशन होता है, ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है ना। जो उत्तल लेंस होता है बाबू, जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो क्या नाम है क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है, इसकी जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी, ठीक है। और वही बात करें अगर हम अवतल की बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः इसकी जो क्षमता होती है वो भी ऋणात्मक होती है बाबू, ठीक है ना, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। कह रहा लेंस की क्षमता का SI मात्रक किसमें होता है बाबू, तो डायोप्टर में होता है। अच्छा, सातवां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है बाबू। तो प्रकाश के पथ को जब हम जैसे कोई प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये मुख्य अक्ष दर्शा दिए, यहाँ से प्रकाश किरण इसके फोकस बिंदु से होकर जा रहा है, दूसरी प्रकाश किरण क्या नाम इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, पुनः वापस लौट जा रही है। तो जो ये किरणों का ये जो रेखा के रूप में दर्शाया जाता है इसको किरण आरेख कहा जाता है बाबू। इसको किरण आरेख, फोकस नहीं कहा जाता है क्योंकि फोकस ये वाला बिंदु होता है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको फोकस बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। किरण पुंज किसे कहा जाता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्यों गलत है ये भी मैं आपको बताते चला कि ये गलत है, तो गलत क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ना कि उसको किरणों के पथ को दर्शाने वाली रेखाओं को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाबू किरण आरेख, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है बाबू दो क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। देखिए लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 1/F, कब, जब फोकस दूरी मीटर में हो, किस में हो, फोकस दूरी मीटर में हो। लेकिन वही P बराबर F कब होता है बाबू, जब फोकस दूरी P बराबर क्या होता है बाबू, P बराबर होता है 100/F यानी 100/F, ठीक है ना। अर्थात जब ये दूरी क्या हो, जब फोकस दूरी किस में हो बाबू, सेंटीमीटर में हो, ठीक है ना। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तो इसका जो फॉर्मूला था P बराबर 100/F होता है, और जब फोकस दूरी मीटर में होती है तब इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F होता है, ठीक है ना। तो इसमें फोकस दूरी का मान पूछ रहा है, तो अगर हम बात करें P बराबर 1/F होता है तो F बराबर कितना होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में सारी दूरियां दी गई हैं तो हम 100 लेंगे, तो F बराबर कितना होगा बाबू, तो आप लोग का हो जाएगा आपका P और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी F बराबर 100/P। मान भरेंगे इसमें तो हो जाएगा 100 ठीक है ना 2, कट कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा बाबू, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 लिया, अगर हम यहाँ 1 लेते तो मीटर में आता, इसलिए इसका 50, ये डी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब आते हैं किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर यानी फोकस दूरी F का मान कह रहा है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता अर्थात P बराबर हाउ मच, इसकी जो क्षमता होगी वो P बराबर कितनी होगी, इसकी क्षमता पूछ रहा है बाबू, ठीक है ना। सूत्र वही होता है, P बराबर आपका होता है, चूंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो हम यहाँ पे 100 रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तो ये 100 रखेंगे, अगर मीटर में हो तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका बराबर यहाँ पे हो जाएगा, आप देखिए फोकस दूरी का मान दिया है 50 से 100 को काटेंगे तो आंसर आपका आएगा 2। अच्छा, यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कर रही है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बाबू, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा, तो जो इसकी क्षमता आएगी वो भी धनात्मक ही आएगी, तो यहाँ पे प्लस का 2 डायोप्टर इसका राइट ऑप्शन होगा। माइनस पे आप लोग मत लगा दीजिएगा बाबू, ये दोनों ये गलती है, ठीक है ना, ये गलत है, यहाँ पे ये सारे गलत हैं,
इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 9 तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। अच्छा, मैंने अभी यहीं पे बताया, देखिए प्रकाश के किरणों को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया कि प्रकाश के किरणों को, पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो किरण आरेख बताया, लेकिन इसको किरण पुंज को मैंने क्या बताया, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं बाबू, किरण पुंज बोलते हैं। अभी मैंने बोला ना, किरणों के, प्रकाश के किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। यही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं बाबू, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अच्छा, ये प्रदीप्त क्या होता है बाबू, तो ये प्रदीप्त वस्तुओं का होता है। प्रदीप्त वस्तु होता है यानी कि जिनके पास अपना स्वतः का प्रकाश होता है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बाबू, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस की मैंने अभी बताया, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया अभी, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये ऑप्शन सारे क्या है बाबू, गलत हैं। उसके बाद होता है कि अवतल लेंस की क्षमता किस में होती है। मैंने अभी बताया, जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है बाबू आपका ऋणात्मक। क्यों इसकी, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि क्यों ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी ऋणात्मक होती है। और अब मैं बोला कि जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी क्षमता भी क्या नाम है, ऋणात्मक होगी। और अगर जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन क्या बाबू, गलत है। अब आ रहे हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं बाबू, ठीक है ना। देखिए एक होता है आपका अपसारी, अपसारी है ना, और एक होता है आपका अभिसारी, ठीक है ना। एक होता है आपका अभिसारी, देखिए यहाँ पे अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश को क्या नाम है, इकट्ठा करना, ठीक है ना। अभिसारी का अर्थ होता है प्रकाश को इकट्ठा करना, ठीक है ना। और अपसारी का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाश को फैला देना, ठीक है ना। जो अपसारी का अर्थ होता है प्रकाश को इकट्ठा करना, और अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैला देना। तो इसलिए यह कह रहा है कि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है बाबू, एक जगह इकट्ठा करता है, जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्रकाश जो होता है इकट्ठा, उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसलिए इसको, अरे यार खराब कर दिया ना वीडियो, ठीक है ना। प्रकाश जो होता है प्रकाश को इकट्ठा करता है, तो इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अभिसारी को ही हम क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश इकट्ठा करता है, इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस कहेंगे। वहीं पर अवतल लेंस जो होता है इसको हम अपसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा पदार्थ जो होता है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो निम्न में से आपका देखिए जो भी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी जो वस्तु होती है उनका हम लेंस बना सकते हैं, और जो पारदर्शी वस्तुएं नहीं होती हैं उनका हम लेंस नहीं बना सकते। तो देखिए जो जल है ये भी पारदर्शी वस्तु है, इसका हम लेंस क्या नाम बना सकते हैं, ठीक है ना। कई तरीका है, इसको आप जमा के आप इसको भी लेंस बना सकते हैं, या प्लास्टिक की दो आकृतियाँ ऐसे ले लीजिए और इसमें जल भर दीजिए, तब भी उसमें हम इस प्रकार से लेंस बना सकते हैं। कांच का भी लेंस बनता है, प्लास्टिक का भी कई सारे लेंस होता है। जो पहले बचपन में हम लोग जो औजार बॉक्स खरीदते थे तो उसमें एक प्लास्टिक का भी लेंस हमको मिलता था। मिट्टी जो होती है ये अपारदर्शी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का हम किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश जो होता है हम नहीं बना सकते, ठीक है ना बाबू। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नाम है लेंस नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें प्रकाश जब आर पार जाएगा ही नहीं, तो बताइए कैसे ये बन पाएगा, इसका लेंस कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो इसमें वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब छोटी बनेगी फोकस बिंदु पे, और अगर फोकस बिंदु पे रहेगी तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो इस पे वस्तु के स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की बात करें, अच्छा समतल दर्पण में क्या होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, उससे छोटा कभी नहीं बनता है, ठीक है ना। जो ये उत्तल दर्पण जो होता है बाबू, ठीक है ना, उत्तल दर्पण जो होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए ऐसे करके प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे,
इसका ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर ऐसे फैल जाती है और यहाँ से ऐसे जाती हुई प्रतीत होती है और दूसरी वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये पुनः इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये हमेशा छोटा प्राप्त होता है, ठीक है ना, कभी भी वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तल दर्पण इसका राइट ऑप्शन होगा। कह रहे किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए समतल में मैं अभी बताया कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, और उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस में अवतल दर्पण, सॉरी यहाँ पे दर्पण की बात हो रहा है, तो अवतल दर्पण जो हो रहा है, अवतल दर्पण जो होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा नहीं कहेंगे इसमें वस्तु से बराबर बन सकता है, लेकिन कब, इसका एक कंडीशन है, ठीक है ना। देखिए हम अनंत पे रखते हैं तब भी छोटा बनता है, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन जैसे ही वस्तु को हम वक्रता केंद्र के, यानी जो यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे C होता है और यहाँ पे F होता है, जैसे वस्तु को हम वक्रता केंद्र से इधर लेके जाते हैं, इस साइड में यानी यहाँ पे रखते हैं, बस यहीं से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में, लेकिन हाँ उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे अगर हम कोई वस्तु रखते हैं या फिर यहाँ पे रखते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे जब हम कोई वस्तु रखते हैं यहाँ पे यानी F और P के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी और सीधा बनता है, ठीक है ना। अब करें प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है। उसके बाद करें प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम ये होता है क्या नाम है कि जो आपतित किरण है, ठीक है ना, तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब जो होता है और फिर परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि जो आपका आपतन कोण है, कोण I तथा कोण R, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। ये दो नियम होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये देखिए, कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। देखिए जब भी प्रकाश किरण, यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बात हो रहा है विरल माध्यम की, ठीक है ना, और सघन माध्यम की बात हो रही है। यहाँ पे विरल माध्यम की और सघन माध्यम की बात हो रही है। जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, ठीक है ना, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बाबू, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। लेकिन जब भी सघन से विरल में जाती है, ठीक है ना, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है ना। तो क्या रहा है, जहाँ प्रकाश की जो किरण है वो हवा से, देखिए हवा जो है ये विरल माध्यम होता है, ठीक है ना, और कांच जो होता है ये आपका सघन माध्यम होता है। तो कह रहे जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किधर, अभिलंब से दूर कि अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विरल से सघन में यहाँ पे प्रकाश की किरण जा रही है, तो जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन में जा रही है, और विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। अर्थात यहाँ पे ये जो होगा अभिलंब के निकट जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। बाकी ये जो ऑप्शन ये सारे क्या हो जाएंगे बाबू, ये गलत हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है फोटोग्राफी कैमरा, यानी जिससे हम फोटो वगैरह खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं, उस कैमरे में किस अभिदृश्यक क्या होता है बाबू। अभिदृश्यक का मतलब वो होता है वह लेंस जो सामने की तरफ, जैसे एक कैमरा है, ठीक है ना, ये कैमरा है, ऐसे करके एक कैमरा होता है जो यहाँ पे लगा होता है, इसको जो वस्तु के तरफ लगा रहता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जो लेंस हमारे यहाँ पे लगा होता है, जो लेंस हमारे नेत्र के समीप होता है, उसको हम नेत्रिका कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम नेत्रिका कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे अभिदृश्यक क्या होता है बाबू, तो अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। अवतल या क्या नाम है, दर्पण तो पहली बात इसमें होता नहीं है, लेंस होता है जिसमें से वो भी उत्तल लेंस होता है, दर्पण नहीं होता है। तो अभी के लिए हम लोग केवल 20 क्वेश्चन लेके आ पाया हूँ मैं। अभी मैंने और भी कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं जिसका इसके वीडियो पार्ट 2 में आएगा। तो अभी के लिए केवल 20 क्वेश्चन है, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग को कल के वीडियो में हम डालेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।